हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में। अभी हम वो टॉपिक्स पे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं जो अगस्त 2019 में आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। ये टॉपिक्स आपकी बुक्स में आई थिंक नहीं हैं, क्योंकि पब्लिशर ने बुक्स पहले ही प्रिंट कर दी थी और इसमें चेंजेस अगस्त में हुए हैं, तो इसलिए इनको जोड़ पाना उनके लिए संभव नहीं था। बट आप टेंशन ना लें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको ये सभी टॉपिक्स कवर करवाने की। तो बने रहिए इस ऑनलाइन क्लास के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में जो ये 12 मार्क्स है वो इजीली कवर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। अभी जो हमारी यूनिट चल रही है मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस, उसी का एक टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस लिटरेसी प्लानिंग, व्यक्तिगत वित्त साक्षरता योजना। ये लिटरेसी इसको क्यों बोला गया है, ये साक्षरता क्यों बोला गया है? कि हमें ये जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक शिक्षा दे रहे हैं कि फाइनेंस की किस तरह से प्लानिंग करनी, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे गोल हैं, उनको पूरा करने के लिए जो हमें फाइनेंशियल नीड होगी उसकी प्लानिंग के लिए। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन से आशय ये है कि व्यक्ति अपने व्यय का नियोजन इस प्रकार से करे, अपनी आय में से कुछ भाग इस तरह से बचाए कि वो फ्यूचर में अपने गोल पूरे कर सकें, कोई घटना हो, आकस्मिक घटना हो तो उनका सामना कर सके, जो इसकी इच्छाएं हैं उनकी वो पूर्ति कर सके, जो उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको वो पूरा कर सके। तो ये क्या है? व्यक्तिगत वित्त योजना है, जिसमें व्यक्ति का पेंशन प्लान भी हो सकता है, आने वाले समय में उनके बच्चों की स्टडी भी हो सकती है, उसके गाड़ी का सपना हो सकता है, उसके बंगले का सपना हो सकता है। तो ये तभी पूरा होगा जब वो फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेगा, तभी वो इन चीज़ का, इन सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के बारे में आइडिया लग गया होगा। अपनी ज़रूरतों को, जो इन फ्यूचर जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमें जो प्लानिंग करनी है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वही क्या है? पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है। शॉर्ट में कहें तो वित्तीय नियोजन आपके अल्पकालिक और दीर्घकालिक, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम गोल्स को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वित्त की योजनाबद्ध रूप से योजना बनाने की प्रक्रिया ही क्या है? पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग, बचत। सभी इसके बारे में भली भांति जानते हैं। हमारी जो इनकम है उसमें से अगर हमारे एक्सपेंस खर्चे निकाल दिए जाएं तो उसके बाद जो शेष धन हमारे पास बचता है, पैसा बचता है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सेविंग कहलाती है। लेकिन आजकल इसका मायना बदल गया है। हम सेविंग पहले करते हैं, एक्सपेंस बाद में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमें सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आज का दौर है, जो कोरोना का युग चल रहा है, जब लोगों के पास काम नहीं है, लोग माइग्रेट हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, काम धंधे बंद पड़े हैं, तो कौन सा पैसा काम आ रहा है? हमारी सेविंग का पैसा ही तो काम आ रहा है, उसी तो हमारे खर्चे चल रहे हैं। तो सेविंग एक बचत वह धन है जो व्यक्ति ने उस टाइम इकट्ठा किया है या उस टाइम जोड़ा है जब वो काम कर रहा था, जिसको वह भविष्य के लिए यूज कर सके या कोई अनहोनी के टाइम उसको यूज कर सके।
इमरजेंसी के टाइम उसको यूज कर सके। एक ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मैंने यहाँ पे एक अम्ब्रेला बनाया आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर एन इकोनॉमिक शॉक। अभी जो चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो ये क्या है, फाइनेंशियली शॉक ही तो लग रहा है हमें, इकोनॉमिक शॉक ही तो लग रहा है। पैसा आ नहीं रहा है, इनकम हो नहीं रही, तो कौन सा पैसा काम आ रहा है, हमारा सेविंग का पैसा ही काम आ रहा है। या हमारे आने वाले टाइम में हमें बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा लगाना है, उन्हें गाड़ी खरीदनी है, मकान बनाना है, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो कहाँ से आएगा, हमारी सेविंग से ही तो आएगा। अगर हमने सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें, हमने सेव करके चलें, तभी तो वो पैसा अब हमारे काम आएगा। इस कोरोना पीरियड के दौरान वो पैसा हमारे को काम आ रहा है। सरकार ने काफ़ी सारी सेविंग स्कीम्स चला रखी, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSS नेशनल सेविंग स्कीम्स, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, बैंक के सेविंग अकाउंट्स हैं, FD है, फिक्स डिपॉजिट है, रेकरिंग RD है। तो ये काफ़ी सारे, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है, अटल पेंशन योजना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम है। ये सारे क्या हमारे सेविंग के स्कीम्स हैं जिसमें हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं, हमारा पैसा बचा सकते हैं। इंश्योरेंस में भी आजकल पैसा बच रहा है, सेविंग स्कीम के साथ इंश्योरेंस प्लान भी आ रहे हैं। तो एक बचत हमारी भविष्य में जो हमारे गोल हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए काम आती है। तो उम्मीद करता हूं बचत के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टैक्स, इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में सरकार जो हमें आर्थिक मदद दे रही है, हमारी हेल्प कर रही है, तो किसकी वजह से कर रही है, इस टैक्स की वजह से कर रही है, इस कर की वजह से कर रही है। ये सरकार का क्या है, इनकम सोर्स है। टैक्स क्या है, सरकार का है आमदनी का जरिया है। सरकार हमें कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रही है, सरकार हमसे टैक्स ले रही है, जिसकी वजह से वो हमें जब हमें ज़रूरत हो, कल्याणकारी योजनाओं की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए धन प्रोवाइड करवाती है। जैसे अब हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, PPV किट की ज़रूरत है, ये फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, तो सरकार हमें हेल्प कर रही है। तो किसकी वजह से कर रही है, कि सरकार ने हमसे क्या लिया हुआ है, टैक्स लिया हुआ है। तो सरकार के पास टैक्स की वजह से पैसा इकट्ठा हुआ है, तो वो पैसा हम पे ही खर्च हो रहा है। तो ये एक अनिवार्य वित्तीय प्रभार है या एक प्रकार का लगान है जो सरकारी खर्च और विभिन्न सार्वजनिक खर्चों को निधि देने के लिए एक सरकारी संगठन द्वारा करदाता एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, एक कानूनी इकाई भी हो सकती है, पर लगाया जाता है। और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है। कर कई उद्देश्य पूरे करते हैं, देश की आर्थिक प्रगति का, जीविका का विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। अब जो सरकार गेहूं बांट रही है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये रोड्स बना रही हैं, तो ये सारी सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं, तो जो सरकार हमें दे रही है, तो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो इस कर की वजह से ही आ रहा है। इस कर की वजह से ही सरकार, ये टैक्स की वजह से ही वो पैसा क्या है, कलेक्ट कर रही है और हम पे लगा पा रही है। अब बात करते हैं टैक्स। मेनली टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट कर, ये कर पर्टिकुलर नागरिक पे, भारतीय नागरिक पे लगाया जाता है, जो सीधे सरकार को दिया जाता है, जो दूसरों के द्वारा सरकार को नहीं भेजा जाता। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो निर्माताओं द्वारा या खुदरा विक्रेताओं द्वारा, रिटेलर्स द्वारा कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है और सरकार को जमा करवाया जाता है। सीधी तरह समझे हम, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको हम डायरेक्ट सरकार को जमा करवाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हमारे द्वारा किसी को दिया और को दिया जाता है और वो सरकार को जमा कराता है। जैसे हम कोई सामान वगैरह खरीदते हैं
तो उस पर जीएसटी वगैरह या कस्टम ड्यूटी लगती है, तो वो रिटेलर या दुकानदार हमसे लेता है और वो दुकानदार सरकार को पे करता है। ठीक है। एक और है अदर टैक्स, अन्य टैक्स है। टैक्स तो मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। वही ये छोटे उपकर है जो इनके साथ मिलकर लगाए जाते हैं। प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ग्रीन टैक्स हो गया, एजुकेशन सेस हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया। ये क्या छोटे उपकर है। मेनली जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से बनती हैं, लेकिन ये भी थोड़ी थोड़ी हेल्प उसमें करते हैं। इससे जो टैक्स है जो हमें सहायता सरकार को मिलती है, तो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने एक पिक्चर में दिखाया डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं। इनकम टैक्स है, कैपिटल टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, प्री एक्विजिशन टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। ये सारे क्या हैं? डायरेक्ट टैक्स है जो पर्टिकुलर एक पर्सन को पे करने होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये हमसे दुकानदार या मीडिएटर कलेक्ट करता है और वो ऊपर सरकार को पे करता है। अदर टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसफर टैक्स, एजुकेशन सेस, एंट्री टैक्स, रोड टैक्स, ये सारे क्या हैं? अदर टैक्स है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी। अब फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी। वित्तीय सुरक्षा के लिए सरकार की कुछ योजनाएं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जो हमारी सुरक्षा में सुरक्षा प्रदान करती, हमारी सेविंग के लिए हमें एक रास्ता दिखाती कहें तो, जो हमारी हेल्प करती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY। इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कब लागू हुई वो पता होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है इसका वो पता होना चाहिए। मेन टॉपिक मैंने कोशिश की इसमें रेड करने की, इसमें तो आपको ध्यान रखना है। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना ये एक बैंक खाता है, एक सेविंग खाता है जो सरकार द्वारा अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। मुख्य उद्देश्य ये था सभी को बैंक से जोड़ना, सभी को फाइनेंशियली सपोर्ट देना, सभी को पेंशन, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, ऋण बीमा संबंधी ये सारी लिटरेसी प्रदान करना, उनको साक्षरता, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना। क्योंकि बैंक खाता एक मूलभूत जरूरत है हर एक परिवार की। अगर उससे जुड़ा होगा तो सरकार उसको काफी बेनिफिट दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है, कोई योजना का लाभ है तो डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचा सकती है, और तो और हम इससे सेविंग करना भी सीख जाते हैं। ये इस प्रकार का खाता है जिसमें किसी भी प्रकार के न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको बचत बैंक खाता ना हो, जिसका सेविंग अकाउंट नहीं हो, वो इस खाते को खोल सकता है। बैंक में खोल सकता है, पोस्ट ऑफिस में खोल सकता है। कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो भी वो इस खाते को खोल सकता है। अगर दस्तावेज है तो उसके सेल्फ अटेस्टेड से ही काम चल जाएगा। एक छोटा, जिसके पास कागज नहीं है, कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो वो एक छोटा खाता ये खोल सकता है। और तो और इसमें एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है जिसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी है। फिर अगर 6 माह तक आपने 6 मंथ तक इसको
जनक इसका परिचालन कर लिया, इसको चला लिया आपने इस खाते को, तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आपको पता चल गया होगा। वैसे तो लगभग सभी जानते हैं, क्योंकि इन दिनों जो सरकार द्वारा फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है तो इस खाते की वजह से की जा रही है। जो फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे, जन धन अकाउंट, उसी में की जा रही है। सरकार द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि आपको खाने पीने में कोई असुविधा ना हो। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में, कोरोना पीरियड में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जो सरकार द्वारा बीमा और पेंशन से संबंधित 3 योजनाएं चलाई गई हैं, जो 9 मई 2015 को चलाई गई थी। इनका मेन उद्देश्य था भारत के जो विशेष रूप से गरीब या वंचित लोग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सर्जित करने के लिए पेंशन तथा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी कि उन्हें पेंशन प्रदान की जाए, उनको बीमा कवर दिया जाए, 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाए और उनको आने वाले टाइम में भविष्य में उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए उनको बीमा के साथ साथ पेंशन सुविधा भी दी जाए। तो ये 3 योजनाएं हैं इसमें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जीवन ज्योति है, यहाँ पे एक सेकंड में इसको सही कर देता हूं अभी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? इसमें 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसमें जो बीमा है, जो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है, चाहे किसी भी तरह से व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, चाहे किसी भी वजह से बंदा एक्सपायर हुआ हो, उसको 2 लाख रुपए तक का जीवन कवर उसकी फैमिली को दिया जाएगा। फाइनेंशियल हेल्प जो सरकार द्वारा की जाएगी। इसका पर ईयर का प्रीमियम है 330 रुपये, जिसका जीवन कवर है, ये लाइफ कवर जिसको बोलते हैं, ये टाइम पीरियड है हर साल का 1 जून से 31 मई तक का। ये ऑटो डेबिट प्रणाली के तहत पैसे आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं। प्रीमियम है इसका जो 330 रुपये 1 जून से पहले आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, जिसकी सहमति आपने पहले दे रखी होती है। जब आप इसको स्कीम को शुरू करते हैं तो आप अपनी सहमति बैंक को दे देते हैं, तो उसको परमिशन दे देते हैं कि ये पैसे वो काट सके। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए तक का बीमा है, जो राशि है वो फाइनेंशियल हेल्प है वो की जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। इसमें क्या होता है, 18 से 70 साल के जो व्यक्ति हैं वो आएंगे, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, कोई भी, दोनों आते हैं। इसका भी टाइम पीरियड 1 जून से 31 मई का ही है। ये भी ऑटो ट्रांसफर पे ही कार्यरत है, ऑटो डेबिट होता है। इसका भी प्रीमियम जो 31 मई से पहले आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन इसका प्रीमियम बहुत ही मामूली है, सिर्फ 12 रुपये। यहाँ मैं इसको मेंशन करना भूल गया हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सिर्फ 12 रुपये पर ईयर इसका प्रीमियम है। 12 रुपये में आपको ये सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अगर कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या पूर्ण विकलांग हो जाते हो तो 2 लाख रुपए का आपको जोखिम कवर है वो दिया जाएगा। आंशिक विकलांग होते हो तो 1 लाख रुपए का कवरेज है वो आपको मिलेगा।
इसमें सिर्फ दुर्घटना होगी तभी ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। पहले वाले में क्या था, कोई भी कारण रहा हो 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको। इसमें क्या, दुर्घटना की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम है वो मिलेगा। समझ में आ गया होगा ना डिफरेंस। तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो फुल फॉर्म इनकी पता होना चाहिए, कब लागू किया गया, क्या आयु है इसकी, और प्रीमियम कितना है, लाइफ कवर कितना है, ये चीजें मेन है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई थी, आरंभ की गई थी योजना है। इसमें जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं वो बैंक में या डाकघर में ये पेंशन खाता या खोल सकते हैं। इसमें आपको गारंटी शुदा पेंशन मिलेगी, 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। इसमें सरकार जितने पैसे आप जमा कराओगे, सरकार भी आपके साथ पैसे आपके अकाउंट में जमा करवाएगी, और 60 वर्ष की आयु के पश्चात आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके पति या पत्नी को वो पेंशन मिलेगी। अगर वो भी एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद जो नॉमिनी होगा, नामित व्यक्ति होगा, उसको जो भी फंड होगा बचा हुआ, वो फंड उसको दे दिया जाएगा। ये न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटी शुदा होगी, गारंटीड है, ये मिलेगी ही मिलेगी। तो ये वित्तीय सुरक्षा के लिए सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनको हमने डिस्कशन किया। जन धन से जन की सुरक्षा, ये एक लोगो है जो नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया गया, जन धन से जन की सुरक्षा। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आती है, और अटल पेंशन योजना आती है। उम्मीद करता हूँ सबको ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी को करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम आज केवाईसी की, एक्स्ट्रा टॉपिक है। वैसे तो इसी से रिलेटेड ही है ये केवाईसी, नो योर कस्टमर। जब भी बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं, डाकघर में कोई खाता खुलवाने जाते हैं या कोई लोन लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको केवाईसी के लिए कहा जाता है, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। क्यों जरूरी है? इससे क्या है, बैंक आपके बारे में जानता है, आपके एड्रेस के बारे में, आप सही व्यक्ति हो कि नहीं, उसके बारे में जानकारी आपको बैंक को किससे मिलती है, आपकी केवाईसी से मिलती। कहीं फर्जी अकाउंट तो नहीं खुला हो, कहीं आप दुरुपयोग तो नहीं कर रहे अकाउंट का, उसको रोकने के लिए केवाईसी शुरू किया गया। नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, पीछे एग्जाम में आ भी चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेक ए फाइनेंशियल प्लान फॉर सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाएं। हर काम की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसको कवर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आपकी बुक्स में नहीं है, इसलिए मेरे को डिटेल से इसको स्टडी करवाना पड़ा आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टडी करते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।